ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, और ये भी देखा था कि दो मिरर के बीच में अगर कुछ सर्टेन एंगल डिफाइन किया हुआ हो तो उसके करस्पॉन्डिंग टोटल डेविएशन कितना होता है, या फिर मिरर को अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट अगर रोटेट करा रहे हैं किसी एंगल थीटा से तो उसके करस्पॉन्डिंग टोटल डेविएशन कितना हो रहा हो। ठीक है, हमने देखा था कि अगर मिरर को अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट करा रहे थे तो रिफ्लेक्टेड रे में टोटल डेविएशन कितना आया था, 2 टाइम्स थीटा आया था। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस पे कोई लाइन इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ कोई वॉल है, ये कोई वॉल है जिसका डिस्टेंस इस एंड से या फिर सॉरी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से डी दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस वॉल का डिस्टेंस दिया हुआ है डी। अगर कोई रे इंसिडेंट होता है, सपोज करो कि ये कोई रे इंसिडेंट हुआ है, अगर कोई रे इंसिडेंट होता है किसी एंगल पे तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये नॉर्मल से अगर ये किसी एंगल आई पे आया हुआ है तो बेसिकली आर का वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इस मिरर को मैं ओमेगा से रोटेट करा दूं, अगर इस मिरर को मैं ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की बातें हो रही हैं, एंगुलर वेलोसिटी सबको पता है, ठीक है, इसके एंगल के बदलने का रेट। तो अगर ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो पूछा गया है, सोचो जब ये लाइट यहाँ रहा होगा, मान लेते कि ये कोई टॉर्च है, सपोज करो ये कोई लाइट का सोर्स है, समथिंग लाइक टॉर्च है जो कि बहुत सारा लाइट ऐसे इमिट कर रहा होगा। ये लाइट यहाँ गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रहा होगा, यानी कि इस लाइट का यहाँ स्पॉट बन रहा होगा, ये इसका स्पॉट यहाँ क्रिएट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लाइट का वहाँ पर निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा, स्पॉट बन रहा होगा, यानी वॉल पे एक तरह से इमेज बन रहा होगा या फिर स्पॉट बन रहा होगा। तो जैसे जैसे ये मिरर रोटेट होगा, क्या अब ये लाइट यहीं पे पहुंचेगा क्या? जैसे जैसे मिरर रोटेट होगा ये लाइट भी क्या होगा, इस वॉल पे मूव करेगा। हमसे पूछा गया है कि अगर इस मूवमेंट पे, ठीक है, जिस समय ये एंगल कुछ आई बना रहा है, इस समय अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये लाइट जो होगा यहाँ किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा, इस v की वेलोसिटी बतानी है। समझ पा रहे हो? जैसे जैसे ये मिरर रोटेट होगा ये लाइट भी धीरे धीरे क्या होगा, ये मिरर अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये लाइट भी किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, यानी कि स्पॉट किस वेलोसिटी से वॉल पे मूव कर रहा होगा ये हमें बताना है। समझ पा रहे हो? ठीक है, सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत पढ़े हो, सर्कुलर मोशन का थोड़ा तो बेसिक पता होगा। सपोज करो कि अगर ये कोई पॉइंट है या फिर ओरिजिन से अगर मैं किसी पॉइंट के पोजीशन की बात करूं और अगर ये सिस्टम थीटा से रोटेट करता है, अगर ये थीटा से रोटेट करता है, सोचो ये पॉइंट अगर यहाँ पे था, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल पहले ए पे था और ए से बी गया, तो उस समय यहाँ से इसका पोजीशन ये हमारा कहलाएगा कुछ आर, और फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल ए से बी गया तो ए से बी जाने के दौरान ये पार्टिकल का दो तरह का मोशन हुआ होगा। या फिर बोल सकते हो कि ए से बी अगर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी वी रही होगी तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आया होगा, एक कंपोनेंट आया होगा अलोंग द आर और एक कंपोनेंट आया होगा परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर है तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आया होगा, एक अलोंग द आर और एक आया होगा परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, अलोंग द आर वाला कंपोनेंट क्या करेगा, वो इस आर को चेंज करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का थोड़ा भी कंपोनेंट अलोंग द आर है, ठीक है, पार्टिकल के वेलोसिटी का कुछ भी कंपोनेंट अगर अलोंग द आर आया है तो निश्चित रूप से ये आर का वैल्यू समय के साथ क्या होगा, बदलेगा कि नहीं? अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द आर है तो फिर ये आर सेम रहेगा या फिर ये समय के साथ चेंज होगा ना। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, चलो ये सोचो कि अगर पार्टिकल यहाँ था इनिशियली, अगर उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हो तो ये आर का वैल्यू सेम रहेगा या फिर बदलेगा, चेंज होगा। यानी कि ये वेलोसिटी जो रहा होगा वो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस वेलोसिटी को मैं नाम दे दूं कुछ चलो ठीक है, v का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो किसके बराबर होगा, dr/dt, यानी ये r को बदलने का रेट होगा। अगर इसी केस में पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल इस r के परपेंडिकुलर हो जाए तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी करता क्या है, सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल के लॉन्ग मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, इस r के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या करेगा, क्या परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी इस r के वैल्यू को बदल पाएगा?
वो सिर्फ क्या करता है, इसके डायरेक्शन को चेंज करने में यूज हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां भी अगर वेलोसिटी की बात करें, अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसका आर वाला वैल्यू कैसा रहेगा? अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो अभी भी ये डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है कि नहीं? हाँ, बस इस केस में ये होगा कि अगर ये आर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन जरूर होगा। बात समझ में आ रहा है? पार्टिकल अगर आर के परपेंडिकुलर, समथिंग लाइक मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अगर मैं तुम्हारे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दूं या तुमसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दूं, तो बेसिकली हमारे तुम्हारे बीच का सेपरेशन ये आर हुआ। अगर इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो मेरे तुम्हारे बीच का सेपरेशन समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा। बट क्या इस समय तुम्हें मुझे देखने के लिए क्या तुम्हें मुझे देखने के लिए अपने आई को रोटेट करने की जरूरत है क्या? हमारा एंगुलर पोजीशन कैसा है, बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं अलोंग द आर मूव कर रहा हूं तो उस केस में आर का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, यानी वेलोसिटी का वैल्यू dr बाई dt। और अगर मैं इस आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करूं तो जितना डिस्टेंस पहले था अभी भी डिस्टेंस कैसा रहेगा वैसा ही, फिर और भी परपेंडिकुलर मूव करूं तो फिर से ये आर कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं? बट इस केस में जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं? यानी कि वेलोसिटी अगर आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो करेगा क्या, डायरेक्शन को चेंज करने में यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी अलोंग द आर है तो क्या करेगा, वो आर को चेंज करने में यूज होगा। और अगर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में है, ना ही परपेंडिकुलर है ना ही अलोंग द आर है, वेलोसिटी अगर बीच में कहीं है तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेंगे कि नहीं? मान लेते हैं कि ये किसी एंगल अल्फा पे था तो ये भी अल्फा बनेगा, तो यहां से v cos अल्फा और ये बनेगा v sin अल्फा। तो v का cos अल्फा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये r को बदलने के काम आएगा। समझ में आ रहा है? और v का जो sin अल्फा वाला कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी कौन सा हुआ, ये सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं? और टेंजेंशियल वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा इंटू आर होता था क्या? सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा इंटू आर होता है, ये पता है? पार्टिकल अगर कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेटेड कैसे होती है, ओमेगा आर से। बात समझ में आ रहा है? तो ये वेलोसिटी किधर की तरफ आ रहा है, इमेजिन कर सकते हैं यहां से इसको मिलाता हुआ एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बेसिकली ये सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी हो गया v sin अल्फा, और v sin अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के बराबर। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान रखना है इस केस में कि पार्टिकल के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द आर और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो अलोंग द आर वाला कंपोनेंट जो कि आर को बदलने का रेट होगा, यानी dr बाई dt, जिससे हम लोग नाम दे रहे हैं v cos अल्फा से, और परपेंडिकुलर टू आर जो कंपोनेंट आएगा वो इसके एंगुलर मोशन को डिसाइड करेगा, यानी ओमेगा आर। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? तो सिमिलर केस यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारा मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अगर हमारा मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो हमें पता है कि अगर ये थीटा से रोटेट करता तो फिर ये जो लाइट था या फिर जो रिफ्लेक्टेड रेट था वो हमारा 2 टाइम्स थीटा से रोटेट कर रहा होता। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका रोटेशन कितने से होगा, 2 टाइम्स ओमेगा से होगा कि नहीं? समझ पा रहे हो? इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इफ मिरर रोटेट by theta about point of incidence, then a reflected ray rotate by 2 theta, ऐसा ही कुछ था। सिमिलरली if mirror rotate by angular velocity omega about point of incidence, then a reflected ray will rotate by 2 टाइम्स ओमेगा। समझ पा रहे हो क्या? कुछ डाउट है यहाँ तक? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, आई होप ये सब बातें समझ में आ रही होंगी क्या हो रहा है। कोई दिक्कत है?
समझ पा रहे हो क्या सब बताया गया? ठीक है, इससे मैं थोड़ा सा इसको चेंजेस कर देता हूँ। ये मैं हटा रहा हूँ, ये हटा, ये चाहो तो लिख सकते हो। एनीवे बाद में हम लोग सर्कुलर मोशन वगैरह डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो अगर ये हमारा 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस डी है, इस समय ये एंगल हमें आई डिफाइन किया हुआ था। अगर ये आई था तो फिर ये भी आई था, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई होगा कि नहीं? ठीक है, और अगर ये 90 माइनस आई है तो जरा ये देखो, तो ये डी डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं तो ओ ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर होता है, बोलो। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि डी ये डी डिवाइडेड बाई ओ ए, डी डिवाइडेड बाई ओ ए, ये मिलकर किसके बराबर होगा? कॉस 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई आएगा क्या? यानी कि साइन आई हो जाएगा क्या? तो यहां से हमारे पास ओ ए का वैल्यू हो जाएगा डी बाई साइन आई, यानी डी का कॉसेक आई। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? यहां से हम लोग ओ ए का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जरा ये सोचो कि अगर ये रे 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओ ए जो रहा होगा वो बेसिकली इस सर्कुलर मोशन का, सोचो ये रे जो रोटेट करने वाले उस सर्कल के लिए ये लेंथ रेडियस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? समझ पा रहे हो? ये लेंथ हमारा कैसा बिहेव करेगा? समथिंग लाइक ये पॉइंट फिक्स है और यहीं के अबाउट ये लाइन जो होगा रोटेट करने वाला है, समथिंग लाइक यहाँ पे ये सिस्टम, इस लाइन के, ये लाइन जो है, इस लाइन, ये जो लाइन है वो ऐसे रोटेट करने वाला है। तो सिमिलरली ये लाइन भी जो है वो यहाँ के अबाउट 2 टाइम्स ओमेगा से रोटेट करने वाला है। समझ पा रहे हो? ऐसे केस में ये हिस्सा इसके रेडियस की तरह बिहेव करेगा ओ ए, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। और अगर ये रेडियस रहा, ये 2 ओमेगा से रोटेट किया, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक मोशन होगा कि नहीं? अगर ये वॉल नहीं होता तो ये ए पॉइंट थोड़े समय बाद उठ के यहाँ पहुंचता कि नहीं? ए डैश से, बोलो। अगर ये वॉल नहीं होता तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पहुंचता कि नहीं? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, कुछ डाउट है? अगर ये वॉल नहीं होता तो ए पॉइंट उठ के यहाँ पे आता कि नहीं? ए डैश पे, कुछ डाउट है? ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बोलो। समझ में नहीं आ रहा है कुछ? जस्ट एक मिनट। वॉल गैप हो गया। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई वॉल रहा होगा, ये कोई वॉल रहा होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस ये था, थोड़ा सा ये भी ज्यादा हो गया। हाँ, जस्ट एक मिनट। ठीक है, अब जरा समझोगे, अगर ये वॉल नहीं होता तो ये जो लाइन था वो ए से शिफ्ट होकर कहाँ पहुंचा होता? ए डैश से पहुंचा होता। बट ये वॉल होने की वजह से ये जो लाइट है वो कुछ ऐसे पास कर रहा होगा। सोचो, तो इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट ये वाला हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? सोचो, बेसिकली हमारा ये लाइन हमारा ऐसे होना चाहिए था। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश होना चाहिए, और ये वॉल पे ये वेलोसिटी ऐसे है, तो जो लाइट रे पहले ऐसे जा रहा था अब वही लाइट रे ऐसे जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये लाइट रे बिल्कुल आराम से ये 2 ओमेगा से ऐसे रोटेट होते होते ए से ए डैश से पहुंचता है, बट बीच में ही क्या मिल जा रहा है? वॉल। ठीक है, बीच में ही क्या मिल जा रहा है उसे? वॉल मिल जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये लाइट बड़ी आसानी से ए के बजाय कहां पहुंचा होता है? ए डैश पे, बट बीच में उसे क्या मिल गया? वॉल। तो जो स्पॉट है वो स्पॉट यहीं पे आके आइडेंटिफाई हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो हमसे इसकी वेलोसिटी पूछी गई है, हम इसकी वेलोसिटी बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर ये 2 ओमेगा से रोटेट हुआ है तो ए से ए डैश का लेंथ कितना होगा? 2 ओमेगा इंटू आर। आर हमने कितना निकाला हुआ है? 2 ओमेगा इंटू आर, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 ओमेगा के साथ डी का कॉसेक आई बता सकते हैं क्या? ये समझ में आ रहा है? 2 ओमेगा इंटू आर किसके बराबर हो गया? ये लेंथ हो गया हमारा ए डैश। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? तो अगर इसके ये वेलोसिटी v थी, इसी v का ना एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। एक कंपोनेंट अलोंग द आर आएगा और एक कंपोनेंट किधर जाएगा? परपेंडिकुलर टू आर जाएगा कि नहीं? एक कंपोनेंट अलोंग द आर और दूसरा कंपोनेंट किधर? परपेंडिकुलर टू आर जाएगा कि नहीं?
ये समझ में आ रहा है? समथिंग लाइक जैसे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द आर लिए थे और एक कंपोनेंट किधर लिए थे, परपेंडिकुलर टू आर। यहाँ पे भी वेलोसिटी इधर की तरफ है, उसका एक कंपोनेंट अलोंग द आर आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर। अलोंग द आर वाला कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ जा रहा है। अगर अलोंग द आर वाला कंपोनेंट टुवार्ड्स द सेंटर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ओ से ए का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। सोचो अगर मेरी वेलोसिटी अगर तुम्हारे डायरेक्शन में होने लगे तो उस केस में मेरे और तुम्हारे बीच का सेपरेशन क्या होने वाला है, घटने वाला है। मैं अगर तुम्हारी तरफ मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे तुम्हारे बीच का सेपरेशन घटने वाला है। मेरी वेलोसिटी अगर तुमसे अपोजिट है तो फिर मेरे तुम्हारे बीच का सेपरेशन बढ़ने वाला है। सिमिलरली यहां भी मैंने बताया था कि इस v का कंपोनेंट अगर इधर की तरफ है अलोंग द आर तो v cos अल्फा dr/dt आया हुआ है, ठीक है। बट जरा सोचो ये कंपोनेंट किधर है, ये r के डायरेक्शन में है कि नहीं। ये अगर r के डायरेक्शन में यानी कि r को और क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर यही वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ रहा होता तो ये r को क्या करता, घटा देता। यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी आया हुआ है नीचे की तरफ है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये कंपोनेंट किधर आया, टुवार्ड्स द आर आ रहा है कि नहीं। तो टुवार्ड्स द आर आ रहा है तो इस केस में इसका आर क्या होगा, घटेगा। सोचो तो ये पॉइंट ए से उठ के जब यहाँ स्पॉट पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ तक का वो इससे कैसा रहेगा, कम होना चाहिए कि नहीं। बात समझ पा रहे हो, वो दिक्कत है। क्योंकि इसका एक्चुअल डिस्टेंस इसके बराबर डिस्टेंस जो होगा ना वो तो यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, ए डैश तक पहुँचना चाहिए था। ये डिस्टेंस थोड़ा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। तो ये जो ए डैश आया हुआ है वो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से आया, और ये कंपोनेंट होगा कितना, अगर ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना बनेगा, आई। ये 90 माइनस आई, ये परपेंडिकुलर तो ये बनेगा आई, तो ये एंगल भी क्या आएगा, ये आई है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस आई आएगा ना। तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस आई। समझ पा रहे हो। तो v का cos 90 माइनस आई जो वैल्यू आएगा, v का cos 90 माइनस आई जो आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 2 ओमेगा इंटू आर आएगा कि नहीं। समझ पा रहे हो। यानी v का साइन आई का वैल्यू जो बनेगा वो 2 ओमेगा, और r की जगह क्या बनेगा, r की जगह क्या आ जाएगा, d का cos एक आई। ठीक है। तो यहां से हमसे v पूछा गया था, साइन आई नीचे आएगा तो और कॉसेक बना देगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा कॉसेक स्क्वायर आई। ये v का वैल्यू आएगा। ठीक है। तो इसमें प्लेन मिरर के रोटेशन का तो कॉन्सेप्ट है ही, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। बात समझ पा रहे हो। ये एक्सप्रेशन के लिए परेशान नहीं होना है, ये बहुत आसान एक्सप्रेशन है। बेसिकली तुम्हें ये सीखना था इस प्रॉब्लम में कि अगर मिरर को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा 2 ओमेगा से रोटेट होगा। अगर ये वॉल नहीं होता, ये कोई पॉइंट ए होता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो फिर ये ए पॉइंट उठ के यहाँ आता है ए डैश पे। ठीक है। बट ये पॉइंट ए उठ के ए डैश पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीच में ही क्या मिल जा रहा है उसे, वॉल। तो ये स्पॉट जो ए यहाँ जाना चाहिए तो बेसिकली बी पॉइंट तक जा पा रहा है, ए से बी तक पहुंच पा रहा है। ठीक है। तो ये ए बी वाला हिस्सा किसके कारण ट्रैवल कर रहा है, जो वॉल पे स्पॉट की वेलोसिटी है वो, जिसे हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। और अगर हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी पता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है जो कि हम निकाल पा रहे हैं डी का कॉसेक आई, तो ए से ए डैश का डिस्टेंस जो होता वो ओमेगा इंटू आर यानी इस वेलोसिटी से कवर किया जाता। समझ पा रहे हो। ये ओमेगा इंटू आर के कारण ये कवर किया जाता। समझ पा रहे हो। ये ए डैश ये डिस्टेंस हुआ और ओमेगा इंटू आर इसकी वेलोसिटी है। चाहो तो इस वेलोसिटी को तुम टी से मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस बता पाओगे। ठीक है। तो ए डैश का वैल्यू 2 ओमेगा इंटू आर, कुछ वेलोसिटी की बातें ये कर पा रहे हैं हम लोग। तो इस वेलोसिटी के कोरोस्पोंडिंग ए डैश कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। जो कि आएगा कितना, तो 2 ओमेगा इंटू आर, 2 ओमेगा इंटू आर यानी 2 ओमेगा इंटू डी कॉसेक आई। समझ पा रहे हो। और ये जो वेलोसिटी आया हुआ है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आया हुआ है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ही ये दे पा रहा है। ये v का कंपोनेंट ये बनेगा, v का ही एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, तो v का ये कंपोनेंट कितना बनेगा, v का cos 90 माइनस आई। समझ पा रहे हो क्या। ये डाटा कितना आ रहा है हमारे पास, v का cos 90 माइनस आई आ रहा है। ठीक है। v का cos 90 माइनस आई। ठीक है। तो v का cos 90 माइनस आई हो गया a डैश जो कि 2 ओमेगा आर के बराबर है, तो इक्वेट करेंगे तो आसानी से सॉल्व होकर आ जाएगा। कुछ डाउट है, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बोलो। ठीक है।
सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से हम ये समझना है कि एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस का वैल्यू जो होगा ना वो अलोंग द टेंजेंट आएगा, जबकि हमारा अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन कौन सा हुआ, ए डैश वाला डायरेक्शन हुआ, और हमको निकालना किधर है, ए बी की तरफ। तो ये जो वेलोसिटी है इसी का कंपोनेंट ए डैश होगा, ये ध्यान रखना है। ए बी जो वॉल के अलोंग वेलोसिटी आ रहा है उसी का एक कंपोनेंट हो गया ए डैश, और एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ, आर का वैल्यू डी कॉसेक आई। आर क्या है मेरा, ये सेंटर मानता हुआ हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये रेडियस कहलाएगा ना। तो रेडियस किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक का लेंथ, ये टोटल लेंथ हमें डी दिया हुआ है, ये इंसिडेंट एंगल आई है, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा। तो डी का ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो डी का सेक 90 माइनस आई करेंगे तो डी का कॉसेक आई नहीं आएगा, कोई दिक्कत है, ठीक हो गया।
हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आनी चाहिए कि मिरर के रोटेट करने की वजह से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ है, और रिफ्लेक्टेड रे के रोटेट होने की वजह से ये पॉइंट ए जो है वो शिफ्ट होता। कितने से शिफ्ट हुआ है? अगर ये वॉल नहीं होता तो ए पॉइंट शिफ्ट होकर ए डैश से पहुंचा होता। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली जैसे सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आर से मूव करता है, यहाँ पे ओमेगा की जगह आता है 2 ओमेगा, और 2 ओमेगा इंटू ये आर हम लोग डिफाइन करते हैं, जो जहाँ पे आर का वैल्यू आएगा डी का कॉसेक, तो ये ए डैश का वैल्यू आता है 2 ओमेगा इंटू डी का कॉसेक, 2 ओमेगा इंटू डी का कॉसेक, ये आता है ए डैश। बट उसके पहले ही ये ए पॉइंट का स्पॉट जो है वो बी पॉइंट पे बन जाता वॉल पे, तो इसी ए बी का एक कंपोनेंट होता है ए डैश, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट होता, और इसी ए बी का एक कंपोनेंट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे होता। तो ये कंपोनेंट इसके डिस्टेंस को घटा देता, और ये कंपोनेंट क्या करता? सिर्फ इसके डायरेक्शन को बदलता। तो 2 ओमेगा की वजह से तो सिर्फ उसका डायरेक्शन ही बदल रहा है ना, इसलिए ए बी का जो कंपोनेंट होगा ए डैश की तरफ, ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ। तो ए बी का कॉस 90 माइनस ए, यानी वी का कॉस 90 माइनस आई, यही हमें 2 ओमेगा आर दे पा रहा है। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो? ठीक है। ये प्रॉब्लम अगर पूछा गया तो बहुत ही नीट के हिसाब से काफ़ी टफ प्रॉब्लम में से एक माना जाएगा, और जेई वाले लोग के लिए, जो लोग जेई वाले हैं उनके लिए तो ये सब मतलब बिल्कुल एवरेज प्रॉब्लम है, ये सब कुछ बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो नीट वालों के लिए ये मैक्सिमम लेवल होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाना है। ये भी एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम केस में ही पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो इतना कुछ परेशान नहीं होना है। बट थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा बताओगे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रे वहाँ से डायरेक्टली हमारे आंखों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, और उसके इमेज को देखने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पा रहा हूँ, मान लेते हैं मेरे सामने कोई मिरर लगा हुआ है और तुम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारा इमेज अगर मुझको दिखे, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली देखना चाहता हूँ एज ए ऑब्जेक्ट, तो फिर डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी से रे टकरा के मेरे आंखों तक पहुँचना चाहिए। और अगर मैं तुम्हारा इमेज मिरर में देखना चाहता हूँ, तो तुम्हारे बॉडी से निकलता हुआ रे जाकर मिरर पर टकराएगा, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर अगर मेरे आंखों तक पहुँच रहा है तो फिर मैं उसे देख पाऊंगा। यानी कि किसी भी बॉडी के इमेज को देखने के लिए उसका मिरर पे रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगा, वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे यानी ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचना जरूरी है। समझ पा रहे हो? सपोज करो कि ये कोई मिरर है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताओगे। सपोज करो कि ये कोई मिरर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस साइड बनेगा ना। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इसका इमेज भी बन रहा होगा। ठीक है, और इमेज को बनने के लिए मिनिमम हमें 2 रे को दिखाने की जरूरत होती है। तो एक रे मैं इसको दिखा सकता हूँ कि रे ऐसे गया, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया तो बिल्कुल वापस से उसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर मैं दूसरे रे की बात करूं कि रे कुछ ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगा, तो उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, और जब इस रे को मैं पीछे ट्रेस करूंगा, तो यहाँ पे जाके ये दोनों इमेज बना रहे होंगे। ऐसा ही कुछ होगा। समझ पा रहे हो? एक रे हमारा रिफ्लेक्ट होके वापस आया और एक रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा है। सोचो जरा, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रे, क्या ये दोनों रे कभी भी जाके मीट करेंगे क्या? ये दोनों रे कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर का है। समझ पा रहे हो? ये दोनों रे कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर का है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग नेचर का रे कभी मीट नहीं करेगा। वैसे रे को पीछे ट्रेस करेंगे तो फिर ये मीट करेगा। पीछे ट्रेस करा के इमेज बनाया जा रहा है, ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज कहलाएगा कि नहीं? अगर रे को ट्रेस कराकर हम लोग मीट कर रहे हैं तो फिर ये इमेज हमारा वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है, रियल इमेज की बात हम लोग करते हैं कब? जब रिफ्लेक्शन के बाद रे सच में आके किसी पॉइंट पे मीट करे, उसे रियल इमेज बनोगे। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद रे मीट करता हुआ लगे, जब हम उसे ट्रेस कराकर मीट करा रहे हैं, सच में वो मीट नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसके इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बेसिक डेफिनेशन ये है रियल और वर्चुअल इमेज का
कि अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का रहा, अगर हमारा रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का रहा तभी तो जाके सच में वो मीट करने वाला है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर का है तो फिर वर्चुअल